लड़कियों के हॉस्टल में से स्कूल की स्पोर्ट्स फील्ड साफ देखी जा सकती थी। अरे अरे, यहाँ आकर देखो, कोई बेवकूफ लड़का इतनी गर्मी में दौड़ लगा रहा था, एक लड़की ने कहा। क्या ये ऐसा कूल दिखने के लिए कर रहा था? एक दूसरी लड़की ने खिड़की से झांकते हुए कहा। उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि वो ठीक से खिड़की का पर्दा भी अलग नहीं कर रही थी। अगर वाकई ऐसा ही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे इंप्रेस हो सकती है। इसकी तो सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। अरे रिया, तुम भी तो देखो, क्या ये लड़का हमारी क्लास का है? अच्छा, ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी तो देखने दो। रिया अपने पलंग से उठकर खिड़की के पास आ गई। जैसे ही उसकी नजर राज पर पड़ी, उसकी नजरें अटकी रह गई। जरा उसका शरीर तो देखो, भले ही वो दुबला पतला है लेकिन उसकी बॉडी का शेप इतनी कमाल का है। ये हमारी क्लास का है और इसका नाम राज है। मैं तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, रिया ने कहा। क्या बात कर रही हो? फिर रैम्बो का क्या होगा? रिया के साथ वाली लड़की ने आंखें फाड़कर रिया को देखते हुए कहा। मुझे अब एहसास हुआ कि रैम्बो बहुत ही बिगड़ेल लड़का है। वो मुझसे ठीक तरह से बिहेव भी नहीं करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब मेरी नजर राज पर है, लेकिन जब से मैंने उसकी पिटाई करवाई है वो मुझे भाव ही नहीं देता। रिया ने सारी बात कह दी। रिया किसी भी हाल में राज को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, खास तौर से जब से वो राज के बगल में बैठी थी और उसे राज के बर्फीले मोती के कारण ठंडक मिली थी। तब से रिया के मन में बस राज का भूत सवार था। दूसरी तरफ राज ने जब अपने कपड़ों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि न सिर्फ उसके कपड़े पसीने में भीगे थे, बल्कि उनमें कुछ काले निशान भी थे। ये सारे निशान उसकी बॉडी की इम्प्योरिटी थी जो दवाई के बाद बाहर आ गई थी। इसके बाद राज ने अपने शरीर को देखा, उसकी बॉडी पर भी काले निशान मौजूद थे। इस दवाई ने तो थकान मिटाने और ताकत देने के अलावा मेरे शरीर की सारी गंदगी भी बाहर कर दी। ये तो कमाल है, राज ने खुद को देखकर सोचा। इसके बाद राज ने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसके एब्स निकलने लगे थे। उसने अपने एब्स को कई सालों से नहीं देखा था, जब से उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाया था। तभी से उसने कसरत करना बंद कर दिया था, जिस कारण उसके एब्स गायब हो गए थे। लेकिन आज इतनी देर तक दौड़ने के कारण उसके एब्स दोबारा निकलना शुरू हो गए थे। इसके अलावा उसकी स्किन के कुछ निशान भी मिट गए थे और लंबे समय से होने वाली दिक्कतें भी गायब हो गई थी, जैसे कि देर तक कंप्यूटर चलाने के कारण राज के दाहिने कंधे में दर्द होता था या उसकी गर्दन के पीछे लगातार हल्का दर्द बना रहता था। लेकिन अब इन सब का नामो निशान मिट चुका था। साथ ही साथ राज को चीजों को देखने में भी परेशानी नहीं जा रही थी। आमतौर पर राज को दूर की चीजें देखने में दिक्कत आती थी, क्योंकि उसकी आंखें किताबों में घुसे रहने के कारण एकदम फूट चुकी थी। लेकिन अब उसे ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही थी। अब उसे ट्रैक के पास की रेलिंग पर बैठे पक्षी भी एकदम साफ दिख रहे थे। शांत हो जाओ, अब बस शांत हो जाओ। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। मेरे शरीर की मजबूती और सहनशीलता वाकई बढ़ गई है। अब मुझे अपनी ताकत आजमा कर देखनी चाहिए। राज ने खुद को शांत करने की कोशिश की और धीरे से कहा। असलियत तो ये थी कि राज का दिल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई शराबी अपने आप को काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन राज पूरे होश में था। अब उसकी एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे ही राज ने मुट्ठी बांधी, उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहों में ढेर सारी एनर्जी बहने लगी है। लेकिन इस एनर्जी को इस्तेमाल करने का तरीका राज को समझ नहीं आ रहा था। वो किसी को एक जोरदार मुक्का मारना चाहता था। तभी राज की नजर गोला फेंक ट्रेनिंग के एरिया पर पड़ी। वहां 2 तरीके के गोल रखे हुए थे। स्कूल में लड़कों के लिए 5 किलो जबकि लड़कियों के लिए 4 किलो के गोलों का इस्तेमाल किया जाता था। राज वहां गया और उसने बड़ा वाला गोला उठा लिया और वो अपने हाथों की ताकत का अंदाजा लेना चाहता था। गोला उठाते ही राज भौचक्का रह गया। क्या ये वाकई कोई बास्केटबॉल या फुटबॉल नहीं है? राज को गोला उठाकर बस यही महसूस हो रहा था। ये बिल्कुल साफ था कि राज की ताकत बढ़ चुकी थी। अब वो गोला फेंक कर देखना चाहता था कि आखिर वो उसे कितनी दूर तक पहुंचा सकता था। हालांकि उसने अपने जज्बातों को जरा काबू में रखना ही बेहतर समझा, वरना ज्यादा तेज फेंकने से वो किसी परेशानी में पड़ सकता था। इसलिए उसने गोला फेंकने की जगह उसे वापस रख दिया। केवल 1 चम्मच दवाई लेकर ही मेरा ये हाल है, जबकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये दवाई ठीक ढंग से बनी भी थी या नहीं। इसके बाद भी मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये वाकई असली दवाई थी तो शायद मैं अपने हाथों पर भी घोड़े की तरह दौड़ सकता हूँ, या शायद मैं पहले से अगर थोड़ा ताकतवर होता तो मैं अपने दांतों से
हवाई जहाज भी खींच सकता था। राज ने मनी मन सोचा और अपनी शर्ट पहनकर वापस अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में आते ही उसने सारा सामान अपनी जगह रख दिया और दवाई को एक डिब्बे में बंद कर दिया। थकान मिटाने वाली दवाई राज के लिए वाकई बहुत असरदार साबित हुई थी। आज वो जादुई दवाई का करिश्मा अपनी आंखों से देख चुका था। उसके बाद जैसे ही राज ने डिवाइस खोली, उसमें चारों तरफ बस उसी की चर्चाओं के मैसेज थे। पंखुड़ी ने सभी लोगों को राज की मदद के बारे में बता दिया था और तब तो राज के पास भी बताने के लिए खास बात थी। हालांकि राज ने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। आज के दिन जादू के बारे में राज की 18 साल की उम्र के सारे भ्रम टूट चुके थे। उसका दुनिया देखने का नजरिया बदल चुका था। राज समझ गया था कि किसी को भी नजरिया बनाने में मेहनत लगती थी, लेकिन नजरिया बदल जाना बहुत ही आसान था। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, आखिर दुनिया की परवाह ही किसे है। अगर नजरिया बदल ही जाना है तो इसे बनाने का क्या फायदा? क्या इस तरह की असली दुनिया देखी जाती है? राज ने धीरे से बड़बड़ाया। ठीक तभी उसे दुनिया में रहने का असली तरीका समझ आ गया। थकान मिटाने वाली दवाई को संभाल कर रखने के बाद राज के मन में एक बार भी नहीं आया कि वो दोबारा दवाई खाने की हिम्मत जुटा सके। फिर राज नहाने के लिए चला गया। नहाते हुए राज को महसूस हुआ कि उसका रंग भी काफी गोरा हो गया है। उसके स्किन में एक अलग तरह की चमक आ गई है। अरे नहीं, जब मेरा रूममेट वापस आएगा और मुझसे इस गोरेपन का राज पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसे 3-4 घंटों में कोई कैसे गोरा हो सकता है? क्या मैं इसे फेयरनेस क्रीम का कमाल कहकर अपना पल्ला झाड़ सकता हूँ? राज अब गहरी सोच में पड़ चुका था। खैर, फिलहाल राज को ये सब बातें बेतुकी लगी। अभी तो वो बस पहाड़ी महारथियों के बारे में सोचना चाहता था। आज वो समझ गया था कि पहाड़ी महारथी असली जादूगर थे और उनकी बातें फिजूल नहीं थी। मैं भी कितना बेवकूफ था। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसी को भी इस तरह की बातें पता चलने पर वो इसे फर्जी पढ़ाई कहेगा, लेकिन ये फर्जी लगने वाले लोग वाकई कमाल के हैं। इन लोगों से मिलना और इनके साथ जुड़े रहना तो करोड़ों की लॉटरी लगने जैसा है। राज ने मन ही मन सोचा। हालांकि वो करोड़ों रुपए को भी इन जादूगरों के मुकाबले बहुत ही कम समझने लगा था, क्योंकि इस तरह की चीजों की कीमत लगा पाना नामुमकिन था। राज ने जान लिया था कि पंखुड़ी ने उसके लिए जो इंग्रेडिएंट भेजे थे वो ही इतने कीमती थे कि करोड़ों रुपए देकर भी उन्हें नहीं खरीदा जा सकता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? राज आगे की जिंदगी के बारे में सोच में पड़ चुका था। इस दुनिया में जादूगर, जादुई दवाई और जादुई करिश्मे मौजूद होने के बाद और पहाड़ी महारथियों की असलियत जानने के बाद राज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब आगे क्या? नहाने के बाद राज दोबारा कमरे में वापस आया और अपनी डिवाइस खोल ली। एक गहरी सांस लेकर राज ने पहाड़ी महारथियों की चैट खोल ली और उसे देखने लगा। अब राज की सोच पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो इस ग्रुप में खुद की मौजूदगी को खुशकिस्मती समझने लगा था। अब राज पूरी तरह से एक नई दुनिया में खुद को देखने लगा था। अब मेरे पास बस 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आम तरीके से ही अपनी जिंदगी जीता रहूं या फिर पहाड़ी महारथियों के साथ मिलकर खुद भी एक जादूगर बनने की कोशिश करूं। लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। राज बड़ी असमंजस में पड़ा हुआ था। अचानक ही उसके सामने अपने अस्तित्व का सवाल उठ चुका था। जादू कहीं ना कहीं खतरनाक तो था। अब राज के ऊपर बिजली गिरी थी तब राज ने अपनी आंखों के सामने मौत को नाचते देखा था, जबकि वो जादू तो इतने ऊंचे लेवल का भी नहीं था। यहाँ तक कि जादू करने वाले को भी बिजली का जादू करने के बाद गहरी चोट आई थी। अगर उस समय उसके कबीले का सरदार वहां ना होता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। दूसरी तरफ जब राज पर बिजली गिरी तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, न ही आज उसके पास कोई मदद करने वाला है। अगर जादू की दुनिया में आकर उस पर कोई खतरा आया तो शायद उसकी लाश भी लोगों को नहीं मिल पाएगी। थोड़ी देर असमंजस में पड़े रहने के बाद राज ने दोबारा से अपना ध्यान पहाड़ी महारथियों की बातों में लगा लिया। आखिर राज कौन सा ऑप्शन चुनेगा? क्या उसका निर्णय उसे किसी बड़े खतरे में धकेल देगा या उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी? अगर वो बिजली वाला जादू डिवाइस की जगह मुझ पर भी गिर जाता तो भला मेरा क्या बिगड़ जाता? इससे खतरनाक जादू का सामना करने के लिए मैं भी तैयार हूं। मुझे अब किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब चाहे कैसी भी कठिनाई मेरे रास्ते में सामने आ जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं किसी कीमत पर रुकने वाला हूं। राज के मन में अलग तरह के ख्याल दौड़ने लगे थे। उसने अपना मन बना लिया था कि वो जादू के इस अजीबोगरीब दुनिया से जुड़ा रहेगा। उसे अब आम जिंदगी जीने में कोई रुचि नहीं बची थी।
राज को कुछ सीख कर मरना बिना कुछ जाने ही मरने से बेहतर लगने लगा था। वो अब सीखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। राज कायरो की तरफ पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहता था। उसके अंदर एक नई हिम्मत ने घर कर लिया था। फिर राज ने वापस अपनी डिवाइस की तरफ देखा। कुछ पहाड़ी महारथी आपस में बातें कर रहे थे। स्मृति भ्रामक लम्बकरण को बता रही थी कि भूतनाथ मंदिर में उसे कैसा लगा, और उसने राज के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। भूतों को कैद करने से लेकर सारे पल उसने साफ साफ बता दिए थे। पंखुड़ी को ऑनलाइन देखकर राज को काफी खुशी हुई। राज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर पहाड़ी महारथी में अपना पहला मैसेज टाइप किया और उसे भेज दिया। जूनियर नाम से हेलो सीनियर का मैसेज देखकर सभी के बीच थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। ये बहुत ही आम सा मैसेज था, लेकिन राज को इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं सूझ रहा था। आप असल में कौन है? हेलो सीनियर, स्मृति भ्रामक ने कहा। स्मृति भ्रामक पूरे ग्रुप में सबसे छोटी थी, इसलिए वो सभी से सीनियर कहकर ही बात किया करती थी। अरे जूनियर? लम्बकरण राज का मैसेज देखकर हैरान था। उसे अच्छे से याद था कि बाबा बैरागी ने गलती से किसी और पहाड़ी महारथी में शामिल कर लिया था, लेकिन राज ने इतने दिन तक कोई मैसेज नहीं किया था, इसलिए बाकी सभी इस बारे में भूल चुके थे। लम्बकरण को भी लगा था कि ये अनजान व्यक्ति ग्रुप छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जादूगर थे और उनकी बातें किसी भी आम इंसान को अजीब लग सकती थी। कोई भी ऐसी बातों को पागलपन समझकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता। लम्बकरण को उम्मीद भी नहीं थी कि जूनियर नाम का ये शख्स इतने समय तक ग्रुप में टिका रहेगा, और अभी अभी मैसेज करके उसने अपनी मौजूदगी सभी को जाहिर की थी। क्या इस व्यक्ति को इस ग्रुप की खासियत का पता चल गया है? लम्बकरण के दिमाग में यही ख्याल लगातार चल रहा था। हेलो सीनियर लम्बकरण, स्मृति भ्रामक, दवाई के इंग्रेडिएंट भेजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। राज ने अपना अगला मैसेज किया। अरे ये तो राज सिंघानिया है। स्मृति भ्रामक को तुरंत ही समझ आ गया कि जूनियर नाम से कौन मैसेज कर रहा था। वो बहुत खुश हो गई। उसे अभी तक नहीं पता था कि पहाड़ी महारथियों में राज किसका नाम था, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। स्मृति भ्रामक, तुम मुझे सिर्फ राज बुला सकती हो। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो गलती से इस ग्रुप में आ गया। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये डिवाइस मिल गई। बाबा बैरागी को पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो तो तुम्हें इसमें जोड़ना चाहते थे, राज ने कहा। अच्छा हाँ, मैं समझ गई। हमें एक ही दिन जोड़ा गया था। ये तो कमाल की बात है ना। पंखुड़ी राज को देखकर इतनी खुश थी कि उसे राज की बातों में कुछ भी गलत समझ नहीं आ रहा था। वो राज की मदद को अभी तक भूल नहीं पाई थी। स्मृति भ्रामक के मैसेज देखकर लम्बकरण भी समझ गया कि इतने दिनों से वो जिसके बारे में बात कर रही थी, जिसने उसकी मदद की थी, वो और कोई नहीं जूनियर नाम का ये शख्स ही था, और इसी कारण उसने सबको सीनियर कहकर ही अपना पहला मैसेज किया था। राज, अब जब तुमने यहाँ मैसेज किया ही है तो शायद स्मृति भ्रामक ने तुम्हें बताया ही होगा कि इस ग्रुप की क्या खासियत है। लम्बकरण ने हंसने वाले इमोजी के साथ कहा। उसे समझ आ गया था कि बाबा बैरागी के इस अनजान शख्स को ना हटाने की कुछ तो वजह थी। बाबा बैरागी की दूर की सोच आखिर रंग ला ही गई थी, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि बाबा बैरागी ने सबको इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया था। राज को मुझसे क्या पता चलेगा? स्मृति भ्रामक ने कहा। सच कहूं तो सारी कहानी तुमसे ही जुड़ी है। जब मैं भूतनाथ मंदिर में तुम्हारी मदद कर रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि तुम आम लोगों से अलग हो, लेकिन जब तुमने दवाई बनाने के इंग्रेडिएंट्स मुझे भेजे, तब कहानी और भी बदल गई। मैंने शल्य के तरीके से आज थकान मिटाने वाली दवाई बनाई और उसे खाकर भी देखा। राज ने एक बड़ा सा मैसेज करके अपने मन की सारी बात कह डाली। क्या वाकई तुमने थकान मिटाने वाली दवाई बना ली? लम्बकरण राज के मैसेज को देखकर हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक आम इंसान ने बस इंग्रेडिएंट्स और सही तरीके को पढ़कर बिना किसी की मदद के सहारे थकान मिटाने वाली दवाई बना ली थी, क्योंकि वो जानता था कि जादुई दवाई बनाना इतना आसान काम नहीं था। उसे तो यहाँ तक लगने लगा था कि शायद राज की किस्मत ने उसका साथ दे दिया था और उसका तुक्का चल गया था। किस्मत एक चीज थी जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। किस्मत के बूते पर कुछ भी हासिल करना कठिन नहीं था। अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी उसे बिना कुछ किए भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। यदि कोई किस्मत वाला व्यक्ति पैसे की चाह लेकर यूं ही सड़क पर घूमने निकल जाए तो शायद उसे पैसे पड़े हुए मिल जाए। ऐसे ही किस्मत वालों के मन की बात हमेशा पूरी हो जाती है, और राज के पास शायद किस्मत के अलावा और कुछ नहीं था।
क्योंकि उससे जादू का एक अक्षर भी नहीं आता था, और फिर भी उसने जादुई दवाई बना ली थी। राज, मुझे तो लगा था कि इंग्रेडिएंट्स तुम्हें दोपहर तक ही मिले होंगे और शायद अभी ही तुम्हारा दवाई बनाने का काम हुआ होगा। क्या वाकई तुमने सब सही समय पर कर लिया? स्मृति भ्रामक ने पूछा। मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब हुआ या नहीं। साथ ही साथ मैंने जब दवाई बनाने के तरीके को अपनाया तो 41वें इंग्रेडिएंट्स पर आकर एक छोटा सा हादसा भी हो गया। लेकिन अभी मेरे पास मेरी मेहनत की 5 चम्मच दवाई है। मैंने उसमें से कुछ दवाई खाकर भी देखी, जिससे मेरे शरीर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। मैं उस वक्त कुछ कर पाने के काबिल हो गया था। राज ने अपनी सारी कहानी बताते हुए कहा। अभी तक तो तुमने जो भी बताया उस हिसाब से मुझे कोई शक नहीं कि तुमने सही तरीके से दवाई बना ली है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई होती तो शायद तुम्हारी दवाई इस तरह का असर कभी नहीं कर पाती, लम्बकरण ने कहा। क्योंकि थकान मिटाने वाली दवाई सबसे आसान दवाइयों में से थी, इसीलिए उसके इफेक्ट सुनकर ही उसकी असलियत का पता लगाया जा सकता था। इसीलिए ही लम्बकरण राज की दवाई को लेकर पूरी तरह से श्योर था कि उसने सही दवाई बनाई थी, जबकि ऊंचे दर्जे की दवाई बनाने में लोगों को बहुत मेहनत लगती थी। अगर ऐसा करते समय कुछ ऊंच नीच भी हो जाए तो उस दवाई की ज्यादा मात्रा लेकर उसका असर पाया जा सकता था। पहाड़ी महारथियों में शल्य से बेहतर दवाई बनाने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए सभी उसके तरीके ही अपनाते थे और इसीलिए ही सभी ने थकान मिटाने वाली दवाई उसके तरीके से बनाना शुरू की थी, भले ही वो पुरानी दवाई से कम असरदार थी। अगर थकान मिटाने वाली दवाई की जगह राज ने कोई ऊंचे दर्जे की दवाई बनाई होती तो शायद एक छोटी सी गलती से उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, क्योंकि ऊंचे दर्जे की दवाई को खाकर उसे इफेक्ट को झेल पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। ऊंचे दर्जे की गलत एक दवाई खाने से कई सारी दवाई खाकर ही उसका बुरा असर कम किया जा सकता था, लेकिन ज्यादा दवाई खाने से नुकसान और भी था कि ऐसे समय के साथ साथ ऊंचे दर्जे की दवाई का असर होना बंद हो जाता था। राज, मुझे ये बताओ कि तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के कितने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ा और तुम कितनी बार में ये दवाई बना पाए? लम्बकरण ने क्यूरियस होते हुए पूछा। कितने कॉम्बिनेशन? मैंने तो बस एक ही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने इंडक्शन और कुकर में इसे बनाया। राज ने ईमानदारी से जवाब टाइप किया। लेकिन इसके पहले राज मैसेज भेज पाता, पंखुड़ी का मैसेज आ चुका था। जितना मुझे लगता है राज ने एक ही बार में इसे बना लिया होगा, क्योंकि उसे इंग्रेडिएंट्स मिले अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, पंखुड़ी ने कहा। एक ही कॉम्बिनेशन और इसने एक ही बार में दवाई बना ली? लम्बकरण हैरान था, उसका रोने का मन होने लगा था। वो अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाना चाहता था, क्योंकि जब उसने थकान मिटाने वाली दवाई बनाने की कोशिश की थी तब वो इतनी बार नाकामयाब हुआ था कि उसे ठीक से गिनती भी नहीं याद थी। भले ही वो पुराने तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ बहुत देर से दिया था। इतने में ही राज ने अपना मैसेज भी भेज दिया, जिसे देखकर लम्बकरण और हैरानी में पड़ गया। उसे इंडक्शन कुकर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसे लगा कि ये दवाई बनाने का कोई नया बर्तन है। क्या स्मृति भ्रामक ने राज को दवाई बनाने का बर्तन भी भेजा था? और क्या इस खास बर्तन के कारण वो ये दवाई बना पाया? लम्बकरण के दिमाग में नए सवालों ने घर कर लिया था। राज, तुमने अभी अभी जिस इंडक्शन कुकर की बात की, क्या वो दवाई बनाने का कोई बर्तन है? जब लम्बकरण से रहा नहीं गया तो उसने पूछा। अच्छा, दवाई बनाने के लिए ऐसा भी कुछ होता है? पंखुड़ी ने भी मैसेज करके पूछा। स्मृति भ्रामक का मैसेज देखकर लम्बकरण को झटका लगा। उसे लगा था कि स्मृति भ्रामक ने ही ये बर्तन भेजा था, लेकिन उसकी उम्मीद का दिया बुझ चुका था। अब उसे राज के जवाब का इंतजार था, जिसके बाद शायद वो फूट फूट कर रोने वाला था। नहीं, ये तो खाना बनाने का नॉर्मल सा इंडक्शन कुकर है, बस और कुछ भी नहीं। राज ने किचन में जाकर अपने कुकर को देखा और जवाब दिया। इतना जवाब देते ही राज से अचानक डिवाइस में एक बटन दब गया, जिससे उसके कमरे में एक जोरदार विस्फोट हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। क्या राज ने गलती से ऐसा बटन दबा दिया था जिससे उसकी जान को खतरा था? क्या राज इस नई परेशानी से खुद को बचा पाएगा?